Good evening, everybody. So we are doing daily live answer writing sessions for mains 2026 and 27. हमारा इसमें जो पॉलिटी का कंपोनेंट है वी कवर्ड दैट इन लास्ट जो हमारे 8 सेशंस हुए हैं उसमें हमने वो थीम्स और सब थीम्स सारी कर ली हैं जो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं. अब वो आपको सारी थीम्स और सब थीम्स सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होंगी. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस और इसको हम करेंगे 4-5 दिन में कवर कर देंगे. 5 दिन लगेंगे गवर्नेंस को कवर करने में. जैसे पॉलिटी को 8 दिन लगे से गवर्नेंस को 5 दिन लगते हैं. तो ये 13 दिन का है पॉलिटी और गवर्नेंस का जो मॉड्यूल है फॉर आंसर राइटिंग. फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ये आंसर राइटिंग है हमने इतनी क्लासेस में डिस्कस भी किया है, ये थोड़ा थोड़ा चेंज आता है. ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. दैट्स वाई इस पे आपको 50 दिन एफर्ट करना पड़ेगा. जो इस बार मेंस दे भी रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आज मेरा आंसर सही नहीं है. द गोल इज कि जब हम मेंस देने जाएं उस दिन आंसर बढ़िया होना चाहिए. आज आपके आंसर में प्रॉब्लम है, हैव दैट माइंडसेट कि मेरे को ये प्रॉब्लम है इसमें आंसर में, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा. हैव अ सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. प्रॉब्लम से डरना नहीं है क्योंकि आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव होती है, आपको भी नहीं पता लगेगा. इट्स जस्ट अबाउट कि आर यू इन द प्रोसेस और नॉट. अगर उसमें आप हैं प्रोसेस में, फिर आप गेम में हैं. बस प्रोसेस में रहना है आपको. कोई दिक्कत आती है कि भाई मेरे से इंट्रोडक्शन लिखी नहीं जा रही है, कैसे लिखनी है समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है. हम डिस्कस कर रहे हैं इन सेशंस में सब कुछ, पर अगर फिर भी दिक्कत आ रही है देन यू कैन कंटेक्ट अस. चंडीगढ़ में है सेक्टर 25 में सिविल विद कास्ट चाणक्य आईएएस, आप वहां आए. बट गोल ये होना चाहिए कि मेरे को अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है, डरना नहीं है इससे. जो मर्जी लिखें, बस पेन उठाएं और पन्ना भरते रहें. अगर आप धीरे धीरे चेंज करते रहेंगे अपने आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ जाएगा. 1% चेंज भी करते हैं तब भी 50 दिन में आप ये समझ लें आप में 70-80% चेंज आ जाएगा जो आप अब हैं. 1% चेंज करना है हमें. अगर एक दिन आपने ये भी सीख लिया कि मेरे को इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है 2 दिन में, ये भी बहुत बड़ी बात है. बॉडी में पॉइंट कैसे लिखना है वो भी बड़ी बात है. तो ऐसे डरना नहीं है कि आंसर राइटिंग से ये कोई इसको हवा नहीं बनाना है कि भाई ये कैसे करें. बहुत इजी चीज है. पहले भी आप लिखते थे स्कूल में भी आंसर्स, बस यहाँ पे थोड़े एनालिटिकल होते हैं, इतना फर्क है. लिख तो आप पहले भी थे, कॉलेज में भी लिखा है आपने, बस यहाँ पे आप डर जाते हैं कि मैं कैसे अच्छा लिखूंगा नहीं अच्छा लिखूं. इतना नहीं सोचना है. आंसर आपके कभी बेस्ट नहीं होने चाहिए. पहली बात ये रहता है आपको कि क्या मेरे आंसर्स बेस्ट हैं कि नहीं है. आंसर्स कभी बेस्ट नहीं होते हैं यूपीएससी में. बस आपको ये इंश्योर करना है कि मेरे जो आंसर्स हैं वो हर आंसर मतलब चारों जीएस पेपर में एवरी आंसर इज अबव एवरेज और नॉट. अगर आप बस ये रख पाते हैं यू आर इन द गेम. कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपके बेस्ट होंगे, ओवरऑल आपके आंसर्स अबव एवरेज होने चाहिए. ये कैसे होता है मैं बता देता हूं. लेट्स सपोज आपके जीएस में 20 क्वेश्चंस आते हैं. अब उन 20 क्वेश्चंस में आपके 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ट होते हैं. बेस्ट मतलब आपको होता है कि इसमें मेरे को कंटेंट इतना ज्यादा आता था कि मेरे को अगर 4 पन्ने और दे देते मैं उभर देता. मेरा कंटेंट अच्छा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मेरा फ्लो अच्छा था. ये बेस्ट होते हैं. 4-5 होंगे जो बिलो एवरेज होंगे क्वेश्चंस, जिसमें आपको कंटेंट की कमी होगी या टाइम की कमी रह गई होगी या आपके फ्लो में दिक्कत आ गई होगी आंसर में. और ये 10 क्वेश्चन के अलावा जो बचते हैं बाकी 10 क्वेश्चन, दीज 10 क्वेश्चंस आर एवरेज. और इसी से आपके सारे आंसर बन जाते हैं अबव एवरेज. ऐसे माइंडसेट से सॉल्व करना है कि 4-5 क्वेश्चन मेरे बिलो एवरेज होंगे, 4-5 मेरे बेस्ट होंगे और 10 मेरे एवरेज होंगे. ये एवरेज, ये बिलो एवरेज और ये बेस्ट, ये आपके पूरे आंसर्स को अबव एवरेज ले जाते हैं. इनसे डरना नहीं है 4-5 से. हाँ ये हो सकता है भाई कि मान लो पेपर उस साल इजी आ गया, ये आपके बिलो एवरेज 2-3 हो गए, आपके बेस्ट क्वेश्चन 6-7 हो गए और उसके बेसिस पे 10 आपके एवरेज हो गए, तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं. इतना सा फर्क है बस. तो ध्यान में रखना है इसको. आंसर बेस्ट नहीं होना चाहिए, आंसर शुड बी अबव एवरेज. वो होगा हर क्वेश्चन अगर अबव एवरेज होगा यू विल गेट अ रैंक. क्योंकि भाई ये गेम ना एक क्वेश्चन के आंसर की नहीं है. अगर मैं एवरेज मानूं हर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस 1 2 3 में तो 20-20 ही आते हैं. अगर जीएस 4 की बात करें उसमें 20 मान लेते हैं, 80 क्वेश्चन मान लेते हैं एवरेज. 80 क्वेश्चंस में परफॉर्म करना ये गेम है. आपने एक क्वेश्चन बेस्ट कर दिया,
बाकी क्वेश्चन बिलो एवरेज, वो गेम नहीं है। बेस्ट तो टारगेट कर ही ना, आपके आंसर अपने आप बेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आपको अच्छे से आते होते हैं। भाई क्वेश्चन आए आपको पार्लियामेंट पे कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम है, आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन आया बहुत ज्यादा है, नक्सलिज्म पे आया बहुत ज्यादा है। अब कल को क्वेश्चन आ गया यूनेस्को पे, उसके लिए आपके पास कंटेंट नहीं है ना, तो डरना क्यों है? जितना है उतना लिखें बिलो एवरेज आंसर। जब लिख रहे होंगे ना, डरे नहीं कि मुझे नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। भाई यूनेस्को पे क्वेश्चन आ गया तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स किसको नहीं आते हैं, आपको जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है उसको यूज करना है। ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये दिमाग में रखें, ओवरऑल पिक्चर। जैसे प्रीलिम्स में होता है ना कि प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको पता होता है कि मेरे को 20 क्वेश्चन ही आते होंगे अच्छे से, जिसमें श्योर होऊंगा, बाकी 80 क्वेश्चंस में मैं गेस वर्क ही लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सॉल्व करूंगा। ये आपको पहले पता होता है, तो पेपर में डरते नहीं है आप। तो जो डर जाता है इस चीज से कि मुझे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो वैसे ही गेम से बाहर हो जाता है। जिसको पता होता है कि 20 ही क्वेश्चन आने हैं, 40 नंबर तो मेरे आ गए, और जो बाकी बचे हैं मेरे 80 क्वेश्चन, उसमें प्रोबेबिलिटी की गेम है। अगर मेरे को वहां पे नहीं आता है क्वेश्चन तो डरने की जरूरत नहीं है। आई विल मार्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज सभी ऐसे मार्क कर रहे हैं, सेम मेंस में है। ये माइंडसेट लेके चलें कि मेरे को कैसे अप्रोच करना है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि मेरे 4-5 क्वेश्चन बिलो एवरेज जाएंगे, ये लिख लें अपने टेबल पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे नहीं घबराना है, अब इससे अपनी तैयारी जज भी नहीं करनी है। हाँ, 10 क्वेश्चन मेरे एवरेज होंगे या अबव एवरेज टाइप के हो जाएंगे, जिसमें आप कहोगे कि हाँ भाई सभी ने ऐसा लिखा होगा। और जो आपके 4-5 क्वेश्चन वो बेस्ट होते हैं, और इनफैक्ट इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में आप नंबर लेते हो, इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में आप नंबर लेते हो एज ऑफ 10 to 15 मार्क्स। और यही आपके उस पेपर में बताते हैं आपके मार्क्स टॉप लेवल के हैं या नहीं है। इनसे डिसाइड नहीं होगा, सभी के नंबर वही आएंगे। इनफैक्ट इसमें तो नंबर बढ़ाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें सभी के आने हैं उतने, तो काम खत्म। अब एक चीज समझ लें, ये तो हो गया कि आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे ऐसे घबराना नहीं है आंसर राइटिंग से, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि सर मेरे को तो कोई क्वेश्चन आते नहीं है, दो क्या खाली छोड़ा हूं। हैव दैट माइंडसेट कि इतना पढ़ा है भाई। अगर आपने प्री क्लियर किया है या प्री के लिए तैयारी की थी, आपने 1-1.5 साल तैयारी की है, तो यू हैव इनफ कंटेंट। अब ना वो कंटेंट को आप यूज कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने रियलाइज किया होगा, अगर मैं ये चीज बोलूं, मैनी ऑफ यू विल एग्री विद दैट थिंग, कि कंटेंट अगर दो लोगों के पास सेम है, ये कोई गारंटी नहीं है कि दे विल बी एबल टू यूज दैट कंटेंट। एक कैंडिडेट 1 है, उसके पास सेम कंटेंट है, कैंडिडेट 2 के पास सेम कंटेंट है, क्या वो सेम तरह से यूज कर पाएंगे? आंसर इज नो। एक U1 तरीके से यूज करेगा, एक U2, एंड दैट मेक्स अ होल डिफरेंस। आप पेपर के बाद आते हैं ना, मेंस के बाद, एक गारंटी पक्का है, अगर आपने तैयारी की है अच्छे से इन द सेंस आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपने हार्ड वर्क किया है बस अपनी तरफ से, तो आप आके कभी ये नहीं बोलते हैं कि मेरे पास कंटेंट नहीं था मेंस में। आप ये बोलते हैं कंटेंट था, वो लिखा नहीं गया, वो याद नहीं आया। दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है भाई, अगर आप पढ़े ही नहीं है फिर तो गेम से बाहर है वैसे ही, तो उसका तो काम ही नहीं है कुछ। अगर कंटेंट आपने बेसिक लेवल का कंटेंट तैयार कर लिया है, ज्यादा पीछे नहीं भागे हैं कंटेंट के, अगर आपने बस बेसिक सिलेबस और पीवाईक्यूज किए हैं, मैं ये मान लेता हूं, अगर आपने सारे पीवाईक्यूज की थीम्स और सब थीम्स की हैं, और सिलेबस की हर लाइन पे आपने क्या बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, किसके बेसिस पे? पीवाईक्यू के बेसिस पे। इसके बेसिस पे आपने क्या निकाले हैं? थीम्स एंड सब थीम्स। अगर ये आपने निकाल के कर लिए एक बार, कंटेंट विल नॉट बी एन प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट विल बी एन प्रॉब्लम एट ऑल। 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी कि आप वो कंटेंट यूज नहीं कर पा रहे होंगे, एंड हाउ यू विल बी एबल टू यूज दैट, मैं ये आज बता देता हूं। क्योंकि जो मेंस के डाउट आ रहे हैं आंसर राइटिंग में, ये आ रहे हैं। अब डाउट क्या है कि मेरे से कंटेंट यूज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? सर आपने क्या किया है, मैं आपको ये बताता हूं, और ये इस चीज से आप खुद ही बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर हमें, आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी और बाकियों को भी हो जाएगी कि दिस इज द प्रॉब्लम। सारी जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है वो यही है। जैसे लेट्स सपोज, आप कैसे पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं आप कैसे पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लेते हैं IR तैयार किया, आपने IR में तैयार किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, रिलेशंस विद नेबर्स, विद ग्रेट पावर्स या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये आपने तैयार किए, मान लेते हैं ब्रॉड। अब ना जब आप पढ़ लेते हैं, आपने इस पे कंटेंट बना लिया,
लेट्स सपोज आपने आईआर पढ़ा, उस पर आपका कंटेंट है कितने पन्नों का, आपने आईआर में 50 पन्नों का कंटेंट बना लिया शॉर्ट्स में, 50 पन्नों का। उसके बाद आपने एक और शॉर्ट नोट्स बनाए 15 पन्नों के, जो आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो अभी आप नोट्स बना रहे होंगे प्रिसाइज मैनर में, पॉलिटी के बन रहे होंगे 50-60 पेजों में, 70 पेजों में। हमने 8 दिन काम किया, आपने 8 दिन ये काम किया आंसर राइटिंग का। आपने अगर डेली मेहनत की होती तो आपके 10-12 पन्ने रोज भरते थीम्स को तैयार करने में। 10-12 थीम्स होती हैं डेली। कितने पन्ने हो गए हैं? अप्रॉक्सीमेट 96 पेजेस, 100 पेजेस आपके हो गए होंगे शॉर्ट में, अगर आप भरे होंगे बिल्कुल शॉर्ट्स में, बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में। अब ये 100 पेजों को आप देखोगे कौन सा कंटेंट जो मैं भूल रहा हूं लास्ट में रिवाइज करना है, आपने उसको 15-20 पन्नों में लिख लिया, जो आप पेपर से पहले लास्ट मिनट रिवीजन करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर से पहले ना कॉन्फिडेंस हिला होता है, और ये पन्ने आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो मैंने तैयार किए हैं अपनी हार्ड वर्क से, वो हार्ड वर्क देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मैंने हार्ड वर्क किया, क्यों नहीं होगा मेरे से। तो ये पन्ने बना के रखें। अब बात ये, जो अपने 100 बंदे बनाए हैं पॉलिटी के, लेट्स सपोज किसी बंदे ने मेहनत की 8 दिन, वो आपको पता आपने की या नहीं की, पर करनी पड़ेगी सर। अब ये जो तैयारी आपने की, ये 100 पन्ने बनाए, आप ना इन 100 पन्नों को बना के रख देते हो। आपको होता है ये तो मैंने कर लिया, अब मैं इसमें और चीजें कैसे ऐड करूं, यही चीजों पे लगे रहते हो। लेट्स सपोज आपने अब पॉलिटी पढ़ लिया 8 दिन में, 100 पन्ने बना लिए। अब आपको है कि मेरे तो नोट्स अच्छे नहीं है, वहां अच्छा नोट्स है, वहां अच्छा नोट्स है। तो आप क्या करते हैं, इसमें आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, अपने कंटेंट को कंसोलिडेट नहीं करते हैं और कंटेंट ऐड करते रहते हैं। भाई जब दिमाग में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड होती रहेगी, जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट कैसे होगी, वो इंटरनलाइज कैसे होगी। तो आपको ये 100 पन्नों को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है और इसको इंटरनलाइज करना है। व्हाट आई मीन बाय द टर्म इंटरनलाइज इज कि जब आप बैठे हैं इन 100 पन्नों के साथ, तो सोचें कि मेरा ये पॉइंट मैं सिलेबस में कहां कहां यूज कर सकता हूं। ये 100 पन्ने है ना, इसके साथ टाइम स्पेंड करें और सोचें जो ये मैंने पार्लियामेंट पे लिखा है, ये अगर यहां पे आया तो इसको मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू आर गेटिंग, कलेक्टिंग एंड राइटिंग इन योर नोट्स कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। पॉलिटी का क्वेश्चन आईआर में यूज हो सकता है, आईआर का सोशल जस्टिस में यूज हो सकता है, हिस्ट्री का ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी में, डिजास्टर मैनेजमेंट का इकोनॉमी में, इकोनॉमी का डिजास्टर मैनेजमेंट में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट can be interlinked, and this internalization, when you spend time with your notes and consolidation, will help you to develop interlinkages। और आप जाके देखना टॉपर की कॉपी में आपको ये इंटरलिंकेजेस साफ साफ दिख रही होती हैं, एंड दिस इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। फिर पेपर में जाके चीजें याद भी आती हैं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखते हो। दिस इज द मेंस प्रिपरेशन। अगर आप उन 100 पन्नों को बना के उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको और चीजें ऐड कर रहे हो, तो काम खराब है। हाँ ऑफ कोर्स, जब आप 100 पन्नों को पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि हाँ मैंने भाई ये एस्पेक्ट पहले नहीं लिखा था, ऐड दैट एस्पेक्ट। सोर्स ऐड नहीं करने हैं। आपने नोट्स बनाए 100 पन्नों के, उसमें लगा हाँ भाई मैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ की एग्जांपल ही रह गई, तो एग्जांपल ऐड कर लो। तो रह सकती है ना भाई, आपने तैयारी की, जब आपने देखा मैंने जब पढ़ रहा था मैं, मेरे पास कोई डाटा नहीं था एनजीओ को लेके, मैंने ऐड कर लिया गवर्नेंस में एनजीओ का डाटा। मेरे पास केस स्टडी नहीं है, ऐड कर ली। दैट यू विल डू व्हेन यू डू कंसोलिडेशन, एंड ड्यूरिंग कंसोलिडेशन यू विल रियलाइज कि भाई मेरा ये चीज एस्पेक्ट मिसिंग है। दैट कैन बी डन। बट ये कहना कि मेरे पूरे 100 पन्ने ही बेकार हैं, एक सोर्स और ऐड कर लिया, दैट इज अ डिजास्टर। ये है मेंस की तैयारी, क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे करना है, यही तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो हम आज करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया जो डाउट आ रहे थे पहले। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये गवर्नेंस का टॉपिक है आपका, ये जो थीम है आपकी आज डे 9 की, दिस थीम इज बेस्ड ऑन द गवर्नेंस पॉलिसीज। मतलब जो गवर्नमेंट जो भी एफर्ट ले रही है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या एफर्ट ले रही है और क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी ब्रॉड थीम। अगली थीम है एनजीओ को लेके, नॉन स्टेट एक्टर्स को लेके, बट जो ये वाली थीम है इट इज अबाउट गवर्नेंस पॉलिसीज। इसमें बेसिस ऑफ गवर्नेंस आता है और एक गवर्नेंस का एस्पेक्ट है people participation, and I have made a question on that. Question is illustrate the relationship between public participation in governance systems and the effectiveness of governance system in India. Solve this question. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टेक 12 minutes and write this question. 12 मिनट लें और लिखें इसको।
इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है। इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल्स देनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हर चीज में एग्जाम्पल आनी चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या है? इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेशन हैपन्स व्हेन यू गिव एग्जाम्पल्स विद ईच एंड एवरी पॉइंट। यहाँ पे विदाउट एग्जाम्पल्स काम चलेगा ही नहीं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ब्रॉड थीम दैट वी डिस्कस्ड। हम ना गवर्नेंस की थीम्स सारी इंटरलिंक्ड हैं, आप देखेंगे। आज हम डे 9 है, 9, 10, 11, 12, 13, अगले 5 दिन जो होंगे सारे टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं। कोई गवर्नेंस के जो टॉपिक्स लिखे हैं सिलेबस में, ये ऐसे लिखे हैं कि सारे ही टॉपिक्स आपस में लिंक हैं। जैसे लास्ट लाइन बनती है सिलेबस की, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और वही पहली चीज बनती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में जो इशू आता है वो भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का आता है, तो चीजें आपस में बहुत लिंक हैं। पीपल पार्टिसिपेशन किस फॉर्म में होती है, क्या फायदे हैं, कैसे ये बढ़ाती है गवर्नेंस में इफेक्टिवनेस। लास्ट 4 मिनट 45 सेकेंड्स। और मैं एक चीज बताऊंगा बड़ी, जो आप सभी को डाउट भी आ रहा होगा कि सर फ्लो नहीं बन पाता है, हमारे आंसर मैकेनिकल हो जाते हैं। वी विल डिस्कस इन दिस क्वेश्चन दैट एस्पेक्ट। तो जो भी डाउट आपके आते हैं ना, पूछते रहें। तो जो बच्चे हमसे पूछते हैं डाउट, तो मैं उन्हीं डाउट को यहाँ पे इन क्वेश्चंस के थ्रू एड्रेस कर रहा हूँ। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
Last 3 minutes. One minute 50 सेकेंड. अगर आपके आंसर नहीं लिखे जा रहे ना अब, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज द बिगेस्ट इश्यू. ट्राई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. Last 15 सेकेंड. टाइम्स अप. अब देखिए इसको कैसे करना है. इलास्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पार्टिसिपेशन. बस ये कह रहे हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन वर्ड है एंड इफेक्टिव गवर्नेंस. ये वर्ड है इफेक्टिव गवर्नेंस. ये आपस में कैसे हैं, ये वर्ड है. इसी को एड्रेस करना है, बस इलस्ट्रेट करना है. और ऑलवेज रिमेंबर, whenever there is a word illustration, it means what they are expecting from you. They are expecting from you the examples. This word is very important. You have to explain, but explanation should be primarily based on examples. Without example यहाँ पे काम नहीं चलेगा. You can explain things without examples, पर हम example use करते हैं, but यहाँ पे तो primarily क्या है, examples का use करना है. अब इसको हम करते हैं कैसे. अब इसको देखें, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस. अब आप मुझे बताएं खुद, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं. पीपल, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गुड गवर्नेंस. यही है ना, बस ये थीम होती है ना गुड गवर्नेंस की, वही है ये थीम यहाँ पे, वही है यहाँ पे. मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें ये होना चाहिए. इनफैक्ट मोदी जी खुद कहते हैं जन भागीदारी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस. एक वर्ड है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास. सबका साथ मतलब पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस प्रोसेस.
ये जो थीम्स हैं इस गवर्नमेंट की, ये क्या शो कर रही हैं कि विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नेंस कांट बी गुड। वाई सो? बिकॉज आपको एक ये लाइन को एक्सप्लेन कैसे करना है, आप सिंपल बताएंगे गवर्नेंस, एक लाइन होती है ना, गवर्नेंस मीन्स हाउ द पावर इज यूज्ड। The governor means the manner in which power is exercised for the welfare of people. It means governance is about process as well as it is about outcome. If we forget about outcome, process should be good. And without public participation, process can't be good. आप आउटकम भूल भी जाएं कि लोगों की पार्टिसिपेशन से क्या होता है, लोगों की बातें समझी जाती हैं तो वही चीजें इंप्लीमेंट की जाती है जो लोग चाहते हैं, या लोग इन्वॉल्व होंगे तो लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, वो आउटकम बेस्ड चीजें हैं। बट गवर्नेंस इज एज मच अबाउट आउटकम एज मच इट इज अबाउट प्रोसेस, एंड प्रोसेस में पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आप बोलेंगे पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ ऑल्सो रेदर देन टू अचीव सम एंड, because governance is about process, and as Prime Minister Modi said, Jan Bhage, the beauty of democracy or the beauty of democracy to ensure good governance lies in Jan Bhagedari, that is people या public participation. It enhances the overall effectiveness of governance. ये हमें पता है। इंट्रोडक्शन में ये आना चाहिए था कि पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट टू अचीव just an end, it is important in itself because governance is about process as well as outcome. ये डब्बा बना के दिखा देते, तो उसे पता लग जाता कि भाई ये बंदा पब्लिक पार्टिसिपेशन में फोकस क्यों कर रहा है। बिकॉज क्वेश्चन की अगर आप डिमांड देखेंगे, अगर मैं ऊपर जाऊं, क्या क्वेश्चन गवर्नमेंट की गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस पे है या पीपल पार्टिसिपेशन पे है? Question is more about people participation. Of course, it is about linkage between two, but the more focus in this question is on public participation or people participation. ये ना आपको डिकोड करना पड़ेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन के शब्द ऐसे नहीं, आप पता क्या करते हो क्वेश्चन में, पीपल पार्टिसिपेशन उठाया, गवर्नेंस गुड गवर्नेंस उठाई, लिंक कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म। वो कहना क्या चाह रहा है, इसमें उसका फोकस गुड गवर्नेंस पे है या पीपल पार्टिसिपेशन पे? उसका मतलब है पीपल पार्टिसिपेशन पे फोकस ज्यादा है, जिसका क्या होता है, जिससे गुड गवर्नेंस आती है। तो पहले स्टार्ट भी पीपल पार्टिसिपेशन से होगा। इफ यू डिफाइंड दिस क्वेश्चन, स्टार्टेड दिस क्वेश्चन बाय फोकसिंग ऑन गुड गवर्नेंस, यू लूज द ट्रैक, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन गुड गवर्नेंस पे नहीं है, क्वेश्चन इज ऑन पब्लिक पार्टिसिपेशन। तभी मैं कहता हूं क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ें, जैसे दोबारा पढ़ें, इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो फोकस किस पे है कि लोगों की भागीदारी पे। आ रहा है समझ में? दोबारा पढ़ें, आपको ये फील आएगी। इसको ना लिटरली ना पढ़ें, इसको भावना से पढ़ें कि भाई कहना किस पे फोकस कर रहा है। तो लिटरली पढ़ेंगे तो लगेगा दोनों पे फोकस कर रहा है, वर्ड से ना जाएं, शब्द जाएं कि किस पे फोकस जाना है, पीपल पार्टिसिपेशन पे। आपने इंट्रो दे दी जो हमने आपको बताई, वो इंट्रो देना बहुत जरूरी था, तभी कंटेक्स्ट सेट होता। उसके बाद यू कैन जस्ट शो दैट हाउ पीपल पार्टिसिपेशन लीड्स टू गुड गवर्नेंस। यू कैन एक्सप्लेन दैट थ्रू वेरियस पैरामीटर्स। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पीपल पार्टिसिपेशन का रोल इन गुड गवर्नेंस, बहुत तरीके हैं इसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल देखा था, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए वी ओपन दिस पॉलिसी फॉर पब्लिक ओपिनियंस, क्या हमने बोला, लोगों से बोला था ये हम पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, आप अपने ओपिनियन दें इसको लेके। एंड द गुड थिंग इज वी रिसीव्ड अराउंड 2 lakh suggestions from people, 2 lakh suggestions from people in the form of feedback. तो आपने एक चीज दिखा दी कि गवर्नेंस इज अबाउट इनपुट, यस गिव्स यू आउटपुट, but it is also important to get a feedback also from output, or not just from output. When you give a kind of a introduce a policy, policy का feedback लेना भी important है for the input itself.
पॉलिसी क्या है, एक तरह का फॉर्मुलेशन एंड रिव्यू ऑफ पीपल लीड्स टू इनपुट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कल है। यूज दैट डायग्राम। आपने एग्जांपल दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी पॉलिसी क्यों बन पाई? बिकॉज अब लोगों के फीडबैक आती है, रिव्यूज आते हैं, तो वी इनकलकेटेड दैट रिव्यूज फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, सभी से लिया हमने, सो दैट उसमें लूप होल्स को भरा जा सके। एंड दैट्स व्हाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज सच अ इंक्लूसिव एंड national education policy is such a inclusive and overarching policy which is changing the India's educational landscape. You can mention that. For example is more important. अब क्या होता है, जब मैंने आपको बताया पीपल पार्टिसिपेशन, अब आप लॉजिक लगाएं, लोगों के पार्टिसिपेशन से क्या होता है? एक तो आपने देखा हमें क्या मिलती है, फीडबैक मिल जाती है। एक हमें समझ में आती है कि डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, दैट इज बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच, लोगों के साथ पावर आएगी तो लोगों को पार्टिसिपेट करवाओगे तो क्या आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी। और दूसरा गवर्नेंस में ट्रस्ट आएगा ना, तो लोगों और गवर्नमेंट में अगर ट्रस्ट बैठ गया फिर तो काम ही खत्म ना, फिर तो गवर्नेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो इट ऑल्सो लीड्स टू ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस अमंग द पीपल for government, and then people themselves become the stakeholder to ensure good governance. अब उनको होता है गवर्नमेंट लेके आए गुड गवर्नेंस, पर जब वही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो इससे ट्रस्ट फैलता है। तो ट्रस्ट इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। और जैसे आप देखेंगे राजस्थान का एक मॉडल है जो बहुत बच्चे लिखते भी हैं, पता नहीं बहुत सालों से चला आ रहा है, जन सुनवाई मॉडल। पंजाब में भी देखेंगे ना कि सरकार आपके द्वार, पंजाब में भी है सरकार आपके द्वार, ये चीज है। वैसे ही राजस्थान में था इंपॉर्टेंट कि जन सुनवाई, जन सुनवाई। इन जन सुनवाई में क्या होता है, लोगों की दिक्कतों को सुना जाता है। जब लोगों की दिक्कतों को सुनेंगे इट एक्ट्स लाइक अ फीडबैक मैकेनिज्म, तो यहाँ सारी ग्रीवांसेस को सुना जाता है, मतलब लोगों को पार्टिसिपेट किया जा रहा है, मतलब लोग इन्वॉल्व हों, चाहे पॉलिसी की इनपुट देने में, चाहे पॉलिसी की फीडबैक देने में, चाहे लोगों की बात सुनने में। तो इट लीड्स टू रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस या बेटर सर्विस डिलीवरी। जब ग्रीवांसेस को सुनोगे तो सर्विस डिलीवरी कैसी होगी, बेटर सर्विस डिलीवरी। ट्रस्ट बनता है, सर्विस डिलीवरी अच्छी होती है। गुड गवर्नेंस के जो आप पढ़ते हैं ना, कभी कभी 8 पिलर्स हैं, सारे अच्छे हो जाते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन से। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी तो उनको लगता है हम भी क्या हैं, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और सबसे अच्छी क्या है, इससे गवर्नेंस बड़ी रिस्पॉन्सिव हो जाती है। आप एग्जांपल दे सकते हैं ना, जैसे MyGov.in है, यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों से इन्वॉल्व होती है कि भाई आपको कोई ग्रीवांसेस है यहाँ पे बताएं, कोई ग्रीवांसेस है यहाँ पे बताएं। CP ग्राम्स है, इसमें भी सेम आइडिया है। प्रगति पोर्टल है, सेम आइडिया है। यू कैन मेंशन अबाउट दीज एग्जांपल्स। पीपल आर इन्वॉल्विंग, पीपल आर इन्वॉल्व। MyGov.in पॉलिसी की इनपुट है, गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों से शेयर की जाती है, उससे क्या आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, और क्या होती है, बेटर सर्विस डिलीवरी। ये 7-8 पॉइंट आप लिख सकते थे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पर इंपॉर्टेंट था यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऐड करते तो बढ़िया रहता कि जब लोग इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी आती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, नथिंग बट people are involved in the governance system, because now people have information, they can file the complaints. ग्रीवांस रिड्रेसल या जनरल सुनवाई कर लो, या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दे दो। सोशल ऑडिट इज अ गुड एग्जांपल। वेरियस स्कीम्स, फॉर एग्जांपल जो मनरेगा थी या अब VG राम है, ये स्कीम है, इसमें क्या होता है, सोशल ऑडिट। पीपल आर ऑडिटिंग देमसेल्व्स, पीपल आर ऑडिटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये काम पहले कैग करता था, टॉप डाउन अप्रोच, अब कौन कौन लोग कर रहे हैं, सोशल ऑडिट। The beneficiaries of the schemes are basically involved in the auditing of the scheme itself. That is a much more accountability process. तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जो हमारे विलेज कल्याण, जो हमने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें विलेज एजुकेशन कमेटीज होती हैं जो स्कूल को मॉनिटर करती हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जो विलेज
विलेज लेवल पे जो हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया ना, अब वो स्कूल्स को की अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? हमने लोगों को ही एक बना दी कमेटी, विलेज कमेटी बना दी। विलेज लेवल पे दीज कमेटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो विलेज लेवल कमेटीज हैं, विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं, या जो रोगी कल्याण समितिज हैं, विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं वो स्कूल के लिए करती हैं, या रोगी कल्याण समितिज हैं वो हेल्थ केयर में करती हैं, कि लोगों ने बना रखी हैं कमेटीज, ताकि जो भी गवर्नेंस में सही चीजें नहीं हो रही हैं, द कलेक्टिव वॉइस ऑफ पीपल कैन बी हर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेंशन दिस। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सरकार आपके द्वार, जन सुनवाई, ये है कि लोग ना गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट लोगों के पास आए। भाई ग्राम सभा का सारा आइडिया ही क्या है? अगर हम बात करें संविधान की 73rd अमेंडमेंट ही क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल पार्टिसिपेशन। उसका पूरा आइडिया क्या है ग्राम सभा का? कि लोग इन्वॉल्व हैं, लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नेंस चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्वच्छ भारत मिशन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। सब है। आपने महाराष्ट्र में पानी पंचायत सुना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। महाराष्ट्र में पानी पंचायत, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? कि पानी पंचायत बड़ी फेमस केस स्टडी है कि महाराष्ट्र में पानी पंचायत हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट थ्रू पानी पंचायत इन महाराष्ट्र। इससे क्या होता है? लोगों में इनोवेशन आती है। भाई जब लोग इन्वॉल्व होंगे, लोगों को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नेंस इज फॉर द पीपल, इफ पीपल आर इन्वॉल्व तो वो तो चाहेंगे हमारा भला हो। तो अगर महाराष्ट्र में पानी की प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट से लोग एज अ कलेक्टिव काम करना स्टार्ट कर देते हैं। द पीपल पार्टिसिपेशन से क्या होता है? कलेक्टिव एक्शन इंश्योर होता है, गवर्नमेंट और पीपल में गैप कम हो जाता है, पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ सो दैट पब्लिक पॉलिसी अच्छी हो जाए। जब अलग अलग देखे जाते हैं तो फिर होता है कि तू करके दिखा, तो पीपल डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट, अब पीपल आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नेंस। तो तुम पावर लोगों को दे देते हो। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास, इसमें कोई कमी नहीं थी। अगर आप ये 7-8 एग्जांपल भी लिख देते हैं तो काम हो जाता। इफ यू वांट टू ऐड मोर एग्जांपल्स यू कैन ऐड, बट हमें 7-8 ऐड होने चाहिए। आप अपनी बस पेपर में बताओगे कि मेरे पास अगर गुड गवर्नेंस आता है, पीपल पार्टिसिपेशन पे टॉपिक आता है, मेरे पास 7 एग्जांपल हैं या नहीं है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इसमें इसी में क्या है? इलस्ट्रेट करना है। अब इलस्ट्रेट करना है तो ये तो है नहीं है सब चीज़ें अच्छी होंगी। अब मुझे कह रहे हैं कि सर आप एग्जांपल्स और दें। अब मैं ना इसमें एग्जांपल बहुत दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख ले, इसमें 7 एग्जांपल्स हैं। अगर आपने कभी सुना हो कुदुम्बश्री मॉडल, इट्स ऑल्सो अ गुड मॉडल, अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल वेयर दिस मॉडल, इसमें लोग हैं जो वुमेन है वो इकट्ठे एज अ ग्रुपिंग वो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में जाती हैं, वुमेन लेड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। अगर आपने हिवड़े बाजार मॉडल सुना हो, वाटर सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। केरला का पीपल्स प्लान कैंपेन हो, वहां पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी है, लोग प्लान करते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग अंडर द केरला's पीपल प्लान कैंपेन। ये बहुत सारी एग्जांपल हैं, भरी पड़ी हैं, आपने लिखी होंगी। हिवरे बाजार मॉडल बहुत बार टॉपर ने आंसर में दिखता है आपको। केरला का पीपल प्लान कैंपेन है, ये भी दिखता होगा। माई गवर्नमेंट जो इन है प्लेटफॉर्म है, ये आपको बता दिया है। ओडिशा में डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल है, इट इज बेसिकली पीपल सेंट्रिक। ओडिशा में बहुत सारे साइक्लोन अटैक करते हैं ना भाई, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में है वो, तो उस सेंस में देखा जाए तो उन्होंने बनाया है, पीपल को इन्वॉल्व करके बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल, इफेक्टिव डिजास्टर गवर्नेंस बाय बिकॉज लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। आपने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब आता है सर इसमें चैलेंजेस क्या हैं वो बता दें। ठीक है, मैंने मॉडल आपको बता दिया, आप और भी ऐड कर सकते हैं, पर ये तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है इसमें। तो आपको क्या बताना है इसमें, ये भी दिखाना है कि चैलेंजेस क्या। चैलेंज आपको सिंपल से पता है। चैलेंजेस सबसे पहला आता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है, कि भाई आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो, पर इंडिया में सारे डेली वेज वर्कर्स हैं ना, तो वो छोड़ के आते हैं, तो उनको बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ वेरी हाई। और ये सारा जो पार्टिसिपेशन है ये थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, और इंडिया में क्या एग्जिस्ट करता है? डिजिटल डिवाइड, एंड यू हैव अ डाटा टू सपोर्ट दैट कि कैसे डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, तो सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिजिटल डिवाइड। और जो गवर्नमेंट ने सारे मॉडल बनाए हैं, आप देखेंगे इसमें बहुत सारी एनजीओज इन्वॉल्व हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। मतलब गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रही है, हम सिविल सोसाइटी का यूज़ कर रहे हैं। और सिविल सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ वेरी नैरो वन। एनजीओज बड़े नैरो माइंडेड होती हैं, इससे ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है। इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे
बहुत सारे डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एनजीओ ये करते हैं, और लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, और आप देखेंगे कि जेंडर बायसेस तो आज भी है ना सोसाइटी में। अगर पैट्रियार्की है तो जेंडर तो फिर बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की वुमेन के लिए होती हैं, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। जेंडर बायसेस हमने बनाया है वुमेन को लेकर इन्वॉल्व करने के लिए, वहाँ सरपंच पति का आइडिया चलता है कि वहाँ के वुमेन के बिहाफ पे उनके काउंटर पार्ट्स हस्बैंड क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। इंडिया में सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी है, सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट हैं, बैरियर्स हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ये भी इशू है। और ब्यूरोक्रेटिक में एपैथी है, ब्यूरोक्रेसी को होता है हमारी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई गवर्नेंस जितनी लोगों के पास जाएगी तो कौन चला जाएगा बीच में से, ब्यूरोक्रेट। तो उनको क्या होती है, एपैथी होती है, वो चाहते नहीं है कि पीपल पार्टिसिपेट करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तभी तो हम इन चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। अब इसके जो 5-6 चैलेंज हैं ये लिखना। अब मेन क्या था, इसमें पॉजिटिव ज़्यादा है 7-8, और ये 5 चैलेंज हैं, और जाते जाते वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि ट्राई करें कि इसमें अगर लोगों को इन्वॉल्व करना है तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें आपको पहले एक लीगल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। मतलब अभी हम कर रहे हैं, ये आपके लीगल राइट नहीं है। अगर सिटीजन का ये राइट बन जाए, लीगल राइट, तो ब्यूरोक्रेसी को ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी पीपल पार्टिसिपेशन का। तो एक्ट के थ्रू आए, जैसे सोशल ऑडिट एक एक्ट के थ्रू आया, वो करवाना पड़ता है, लीगल बाउंडेशन हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिविक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल बिकम मोर पार्टिसिपेटरी इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम करें, जैसे मर्जी करें। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करने का तरीका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। पीपल पार्टिसिपेशन, कुछ मैकेनिज्म ढूंढें, जैसे हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप इसको डिजिटल तरीके से करें पीपल पार्टिसिपेशन को, पर उसके साथ क्या करें, जैसे आपने डिजिटल तरीके करें तो हर ग्राम सभा में ऐसे क्या होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, और हैं भी आजकल, जहाँ पे ई गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोग ऐसे फिजिकली ना जाएं पीपल पार्टिसिपेशन में, डिजिटली जाएं, और वहाँ पे ग्राम सभा में ये डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इन चीज़ों से हम क्या करेंगे, लोग पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, और ब्यूरोक्रेसी भी मैंडेटरी भी हो पाएगा, और लोगों का मन भी होगा थ्रू अवेयरनेस। ये तीनों काम करें, उससे क्या हो जाएगा, पीपल पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ये वे फॉरवर्ड जाते जाते एंड में लिख दें, ये डिमांड नहीं है, वैसे लिख दें। चैलेंजेस में लिख दें 4-5, उसमें लिख दें 7-8। तो गोल होना चाहिए कि मैंने पॉइंट लिखा अपना 8 फेवर में, 4-5 अगेंस्ट, और जाते जाते 2-3 वे फॉरवर्ड, मेरा काम खत्म, मेरे 12-15 पॉइंट हो गए हैं, दैट इज इट, बस और कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, दैट इज इट। नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसको हम करते हैं। अब ना गवर्नमेंट ने एक बड़ा चीज किया है, थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और ये टॉपिक जो थीम है बड़ी स्पेसिफिक वाली है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से पूछा जाता था, पहले आया था कि गवर्नमेंट की जो एक है ना स्कीम, जिसमें उसने सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया है, पीएम गति शक्ति स्कीम, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, पीएम गति शक्ति स्कीम। क्योंकि इसमें पूछा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में क्या क्या इशू है। ये स्कीम थी जिसमें गवर्नमेंट ने सारी जो भी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स हैं उसको इंटीग्रेट किया था, ताकि साइलोज में ना हो काम, इंटीग्रेट मैनर में हो। उसी को लेकर पूछा था, इसकी गुड गवर्नेंस में क्या क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स हैं। अब ऐसा ही एक स्कीम है जो हेल्थ को लेके है, पीएम पोषण स्कीम, उसमें भी उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो क्वेश्चन लिख लें, एनालाइज द रोल ऑफ, एनालाइज स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़ा टफ होगा करने के लिए, पर पेपर में पूछ सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत है ना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एनालाइज द रोल ऑफ डिजिटल डिजिटल इंक्लूसिविटी, डिजिटल इंक्लूसिविटी in digital inclusivity in enhancing the efficiency of, in enhancing the efficiency of आंगनवाड़ी सेंटर्स। और आंगनवाड़ी सेंटर को पता है रूरल एरियाज में होते हैं, कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है आंगनवाड़ी सेंटर्स थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक पोषण ट्रैकर। आंगनवाड़ी सेंटर का काम, मेन काम होता है बच्चों की
हेल्थ पे उन्होंने डिजिटल काम कर दिया है, पोषण ट्रैकर, ये एप्लीकेशन है, इसको क्या करें, एनालाइज करें। थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये इसलिए दिया है मैंने कि आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है पोषण ट्रैकर के बारे में, तो कैसे करेंगे इसको भी तुम 12 मिनट लें और आराम से जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन सही से करें। बड़ा ही इसमें जो आपको पता है कि भाई क्या आंगनवाड़ी करते हैं ये पता है, और आंगनवाड़ी बहुत काम करते हैं, उसमें एक काम क्या है, पोषण, और वो मतलब हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, उसमें पोषण ट्रैकर का क्या काम है। दो एस्पेक्ट हैं इसमें। एनालाइज द रोल ऑफ डिजिटल इंक्लूसिविटी इन इनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक दिस। मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स आर वर्किंग थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, वन इनिशिएटिव इज पोषण ट्रैकर। तो वही पूछ रहे हैं कि बाकी इनिशिएटिव जो डिजिटल बेस्ड हैं उससे क्या फायदा होता है, और एक कौन सा केस है पोषण ट्रैकर। दोनों को अलग अलग एड्रेस करना है, पहले इन जनरल और सेकेंड इन पर्टिकुलर उसको एड्रेस करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने ये नहीं पकड़ा था तो हमने बता दिया है कि आप लिखेंगे डिजिटल इंक्लूसिविटी हेल्पिंग आंगनवाड़ी सेंटर, सेकंड पोषण ट्रैकर्स हाउ इट इज हेल्पिंग। ये एक नहीं है, दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें छिपे हुए। सेवन मिनट 40 सेकेंड्स। अगला हम क्वेश्चन करेंगे 10 मार्कर। अब हम 10 मार्कर भी करेंगे स्टार्ट। अभी हम 15 मार्कर कर रहे थे, तो अब 10 मार्कर स्टार्ट कर देंगे।
लास्ट 2 minutes. Last 30 seconds. Time's up. अब देखिए क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है. क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ डिजिटल इनक्लूसिविटी in enhancing the efficiency of Anganwadi centers through initiatives like this. It means there are so many initiatives. उसमें से एक है पोषण ट्रैकर. ये आंगनवाड़ी का काम भी बहुत कुछ है. तो एक तो हम बताएंगे कि डिजिटल इंक्लूसिविटी इन आंगनवाड़ी सेंटर से क्या क्या हो रहा है, एक है पोषण ट्रैकर से क्या क्या हो रहा है. दोनों एस्पेक्ट को डील करना था. अगर 5 पॉइंट यहां लिखते तो 5-7 पॉइंट यहां लिखते, और यहां पे इंट्रोडक्शन, और यहां पे लिखते चैलेंजेस, और नीचे लिखते वे फॉरवर्ड. ये कोर डिमांड है, इसको एड्रेस करना ही करना था. दिस इज अ कोर डिमांड. क्या लिखा है हमने? दिस इज अ कोर डिमांड. इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको. ये इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे अभी. उसके बाद डिजिटल इंक्लूसिविटी का आंगनवाड़ी सेंटर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव 5-7 पॉइंट, और पोषण ट्रैकर से 4-5 पॉइंट, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड. अब ना इसमें स्मार्टनेस क्या है. लेट्स सपोज ये आपको क्वेश्चन नहीं आता था अच्छे से, आप डिजिटल इंक्लूसिविटी और आंगनवाड़ी सेंटर के लिखते 4 पॉइंट, पोषण ट्रैकर के लिखते 4 पॉइंट, 4 पॉइंट इसके लिखते, और फिर क्योंकि एनालाइज करना है तो एनालाइज में आता है चैलेंजेस, तो चैलेंजेस का अलग से बनाते 4-5 पॉइंट. तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता था अच्छे से, तो डिजिटल इंक्लूसिविटी का रोल इन आंगनवाड़ी सेंटर 4 पॉइंट्स, पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी सेंटर 4 पॉइंट्स. एक सेकंड दें हमें. ठीक है, तो ये है मतलब डिजिटल इंक्लूसिविटी इन आंगनवाड़ी सेंटर 4 पॉइंट्स, पोषण ट्रैकर इन आंगनवाड़ी सेंटर 4 पॉइंट्स, चैलेंजेस 4 पॉइंट, वे फॉरवर्ड 4 पॉइंट्स, 16 पॉइंट हो गए. अब वर्ड एनालाइज है तो ये तो होगी कोर डिमांड 12 पॉइंट, काम खत्म. आप डर जाते हैं पोषण ट्रैकर पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है मेरे को, ये तो क्वेश्चन क्या बेकार हो गया है, पर पूरा क्वेश्चन तो पढ़ें. इट इज नॉट जस्ट अबाउट पोषण ट्रैकर, इट इज अबाउट डिजिटल कनेक्टिविटी इन जनरल. 4 वहां पे, 4 यहाँ पे, और एनालाइज है तो चैलेंजेस के 4, काम खत्म. आपको मान लो थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट ही आते हैं, आपने बाकी अपने ज्ञान से 7-8 पॉइंट लिख दिए, आंसर क्या हो गया, एवरेज.
आप क्वेश्चन को कहाँ लेके जाते हैं, आपकी डायरेक्ट माइंडसेट पे है। टॉप पर जाके देखेंगे ना, कई बार उनको टॉपिक में 2-3 पॉइंट ही आते होते हैं स्पेसिफिक, पर वो इतनी सही कहानी बनाते हैं कि वो आंसर एवरेज चला जाता है। आप इसमें हिम्मत ही हार जाते हैं और ये आंसर चला जाता है बिलो एवरेज, और कई बार इसमें नंबर देते हैं एग्जाम में आपको 1 या 2, बिकॉज आपने खुद ही हिम्मत हार दी है। हिम्मत रखते तो 3 मिल जाते, 3.5 मिल जाते। अगर 10 का होता, 10 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 15 के हिसाब से अलग चीज़ होगी, पर 10 के हिसाब से बता रहा हूँ तो ऐसा होता। अब क्या लिखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में, ये देखते हैं। अब मुझे बताएं इसको इंट्रोडक्शन में कैसे लिखोगे। आप पहले ये बताओगे ना कि आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये बड़ा टेक्निकल चीज है आंगनवाड़ी सेंटर्स। अब आपको पता होगा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या है, पर इसको बताना पड़ेगा ना कि वाई दे वर क्रिएटेड एंड कब क्रिएट किए गए थे और किसके अंडर क्रिएट किए गए थे। तो लिखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मतलब आईसीडीएस के अंदर आए थे। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, तो आपने बता दिया कि भाई मुझे पता है आंगनवाड़ी सेंटर आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर 1971 1975 में बनाए गए थे। इनका पर्पस क्या था कि जो स्कीम है चाइल्ड की हेल्थ और मैटरनल केयर के लिए बनाए गए थे। तो इट इज बेसिकली अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच दीज आर क्रिएटेड फॉर चाइल्ड एंड मैटरनल केयर, ये बताना बड़ा जरूरी था। और किस सेंस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसमें, हेल्थ। और हेल्थ में भी क्या है, न्यूट्रिशन, और एक चीज क्या है, ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट, टीकाकरण करना, बच्चों को सिंपल मेडिकेशन देना, और साथ में मेन चीज क्या होती है, न्यूट्रिशन। और उसके बाद आप आए, ये इंट्रोडक्शन में लिख देते 4। अब ना ये आपको पता है कि आपको क्वेश्चन कब आता है, आप इंट्रोडक्शन में 4-5 लाइनें लो, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, उसको बेस बता रहे हो, कब आया। तो उसे लगता है एग्जामिनर को कि इसको ये पता है कब आया, तो उसे पता भी होगा क्या है इसमें, ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। भाई आंसर राइटिंग इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, तो आपको अगर किसी पे ट्रस्ट हो जाए एक बार, फिर आप ना हर बार उस पर चेक नहीं रखते हो, फिर आपको विश्वास सा हो जाता है कि इसने सही किया होगा। यही ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस हमें आंसर राइटिंग में करना है। उसके बाद लिखें कि डिजिटल कनेक्टिविटी से, इंक्लूसिविटी से आंगनवाड़ी सेंटर पे कैसे कैसे काम हुआ। अब पोषण ट्रैकर छोड़ दो, पोषण ट्रैकर तो हम अगले एस्पेक्ट में लिखेंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हुआ होगा। भाई जब भी आप कोई चीज डिजिटल करते हो तो पहला काम होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ केयर में रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, हमें पता ही नहीं होता है कि भाई क्या चल रहा है। जब रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गई, वो कब पॉसिबल है, व्हेन यू हैव अ डिजिटल डैशबोर्ड्स। डिजिटल स्पेस में होता है ना रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो इससे आप चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ पे अच्छे से ध्यान रख पाओगे। और बेस्ट उसी का तरीका क्या था, एक एग्जांपल क्या, पोषण ट्रैकर। आप ट्रैक करते रहते हो कि भाई क्या क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है एज फार एज जो चाइल्ड के ग्रोथ के मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको चाइल्ड की हेल्थ, न्यूट्रिशन और इन चीजों पे ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को, जो आप क्रच में जाते हो, वो भी अटेंडेंस भी होती है, तो कोई बच्चा कितना आ रहा है आंगनवाड़ी सेंटर में, इट्स लाइक रूरल क्रच जो होते हैं, वहाँ उसका न्यूट्रिशन लेवल कितना है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, और वैसे हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं। क्योंकि भाई अगर चाइल्ड के स्टार्टिंग वाले ईयर्स में उसकी हेल्थ पे ध्यान ना दिया जाए तो आने वाले साल पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टार्टिंग ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट स्टार्टिंग वीक्स आर सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें रियल डैशबोर्ड की फॉर्म में, रियल टाइम मॉनिटरिंग की फॉर्म में हमने पोषण ट्रैकर में रखी हैं, ताकि बच्चों को टाइमली इंटरवेंशन दे सकें। ऐसा ना हो कि चीज़ें खराब हो जाने के बाद ये आपने कहानी बना दी। क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल होगा तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और डिजिटल का मतलब क्या होता है कि आप चीजें रियल टाइम में मॉनिटर कर पाएंगे। हमने लॉजिक से बना लिया पॉइंट। अब जब तुम्हारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे क्या होता है, मतलब आप इवेल्युएट कैसे कर पाते हैं अपनी स्कीम को। मतलब आप अपने प्रोग्राम जो आपने बनाए हुए थे, जो सरकार हर साल पैसा देती है उसके लिए, उसकी आउटकम भी तो मैटर करनी चाहिए। इफ थिंग्स आर डिजिटल देन आउटकम कैन बी इवेल्युएटेड एंड मॉनिटर्ड इजिली। तो पता लगता रहता है ना भाई क्या चल रहा है, कि इस बार जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था चाइल्ड की न्यूट्रिशन के लिए, उससे आउटकम क्या आई। तो उसका इवेल्युएशन इज वेरी इजी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवेल्युएशन you can further modify the scheme. आंध्र प्रदेश में we have digital dashboards,
डिजिटल डैशबोर्ड जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आउटकम को मॉनिटर करते हैं और फिर उसमें टाइमली इंटरवेंशन करते हैं। तो एक तो आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की, एक आपने ओवरऑल स्कीम की इफेक्टिवनेस देखी आउटकम के बेसिस पे। ये कब पॉसिबल है, जब आप क्या कर रहे हो, डिजिटल इंक्लूसिविटी कर रहे हो और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा भाई, जब आप डिजिटल टूल यूज करोगे, इससे किसको फायदा होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदा होता है। क्यों भाई, जब आंगनवाड़ी वर्कर्स को काम करना है तो इफ यू आर इक्विपिंग देम विद डिजिटल टूल्स, तो वो क्या अच्छे से नहीं काम कर पाएंगे, बिल्कुल अच्छे से काम कर पाएंगे। तो उनमें भी क्या आते हैं, स्किल्स आते हैं। तो भाई आप पहले कॉपी और पेन पे काम कर रहे हो, अब आपके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, अब उनके लिए भी तो एम्पावरमेंट है, उनको अगर स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। अब ये भी तो देखो, आंगनवाड़ी वर्कर भी तो काम करना चाहता है या चाहती है। अब वो कैसे करेंगी कि भाई, जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे, डिजिटल इज वन रिसोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटर बेनिफिशियरी ट्रैकिंग, कि कौन बेनिफिशियरी है। जैसे कि आप आधार कार्ड के बेस पे करते हैं ना, बेटर बेनिफिशियरी ट्रैकिंग। जब आपके पास डिजिटल टूल्स नहीं है तो बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए, उसको ट्रैक करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए, आउटकम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड बेटर बेनिफिशियरी, जो हमें ट्रैकिंग करनी है। ये 4 पॉइंट बहुत है। उसके बाद पोर्शन ट्रैकर पे आ जाते हैं। आपको 4 पॉइंट आपने लिखी है, एक आउटकम के बेसिस पे लिखा, इवैल्यूएशन के बेसिस पे, एक आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग के बेसिस पे लिखा, यहाँ आपने आंध्र प्रदेश लिख दिया, डिजिटल डैशबोर्ड लिख दिया, यहाँ आपने पोषण ट्रैकर लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका क्या हो जाता है, एम्पावरमेंट हो जाता है। एक आपने बेनिफिशियर्स की जो ट्रैकिंग करनी है, कौन बेनिफिशियरी है वो भी हो जाता है, बिकॉज आधार लिंक इससे होगा। 4 पॉइंट लिख दिया आपने, बहुत है। और क्यों लिखने हैं, पोषण ट्रैकर के भी 4 लिख दें। ये क्वेश्चन में ना कम कंटेंट से भी काम बन जाता है। तो आई एम टेलिंग यू कि कई बार कंटेंट कम भी होता है तो भी काम बन जाता है। तो डरना नहीं है पेपर में कि मेरे पास 12 पॉइंट नहीं है, नहीं भाई, 3-4 पॉइंट है जो जनरिक भी बन सकते हैं, वो काम हो जाएगा। और दूसरा भाई, आप ये भी तो लिखोगे ना कि जो भी आपको सामान देना है, जो भी आपको न्यूट्रिशन वाला सामान देना है, जो भी आपको मेडिसिन देनी है, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी, बिकॉज दैट विल बी नाउ डिजिटली सेव्ड। सब हो जाएगा इसमें। तो गवर्नेंस का इनपुट आउटपुट सारे प्रोसेसेस को ध्यान में रखें और 5 पॉइंट बना लें बस। उसके बाद पोषण ट्रैकर के कारण क्या होगा। अब इसको मुझे सिंपल पता बताएं, व्हेन वी टॉक अबाउट पोषण ट्रैकर, तो इसमें भी सेम चीज आएगी भाई। इसमें बस ये है, आपको समझ आना है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जब आप पोषण ट्रैकर लगाओगे, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें भी रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, कभी वो अर्बन एरिया में जाते हैं, कभी रूरल में आते हैं, उनके बच्चों को ये देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इफ़ दे कैन रजिस्टर ऑन द ऐप विच इज़ ईजी प्रोसेस, देन उनको हम ऑल इंडिया लेवल पे ये बेनिफिट्स दे पाएंगे रूरल एरियाज में, क्योंकि वो ऐप पे रजिस्टर कर पाएंगे। अदरवाइज ये पेपर वर्क इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि उनको सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को ये दिखा नहीं पाते हैं कि वी आर द बेनिफिशियरी ऑफ दी स्कीम्स। अगर आपने पोषण ट्रैकर में पूरा आपको पता है आपको न्यूट्रिशन देना है, अब भाई आपके पास सामान है, अब आपको पता हो ना कितना सामान खत्म हो रहा है, कितना हमें और चाहिए, तभी तो बच्चों को दे पाओगे। उसकी मॉनिटरिंग ईजी हो जाएगी ना जब वो डिजिटल होगी, सभी को पता होगा कि हमारे पास इतना न्यूट्रिशन देने के लिए है, इतना अभी हमें प्रोक्योर करना है। ये सारा प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री ईजी हो जाती है थ्रू डिजिटल। बस आप ये देखो, सामान देना है किसको, गवर्नमेंट ने सामान देना है, न्यूट्रिशन देना है किसको, बच्चे को। बच्चे को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ माइग्रेशन और पेरेंट्स। सरकार के पास क्या होती है, इन्वेंट्री का स्टेटस नहीं होता है, तो बच्चों को चाहिए अनाज, अनाज है ही नहीं है, बिकॉज हमें पता ही नहीं था पहले। पेपर वर्क से चीज़ें क्या होती है, क्लियर नहीं होती हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका ऑडिट होगा, और ऑडिट क्या हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। भाई अगर तुम्हारा सब कुछ डिजिटल है तो उसमें ऑडिट क्या होगा, ऑटोमेटेड होगा, तो पूरा घपला हो जाएगा, वो बच जाएगा। घपला हो नहीं जाएगा, घपला बच जाएगा। और वो आपने पहले लिख दिया कि इसमें रियल टाइम क्या होती है, मैनेजमेंट होती है, बिकॉज सब पता लगता है कि कौन से बच्चे का क्या न्यूट्रिशन लेवल है, कितना पहुंचा है, कितना नहीं। सेम पॉइंट को रिपीट ना करें, पर हमने बता दिया है। और इसमें पोषण ट्रैकर में यही है। और इसमें जो पोषण ट्रैकर वाले जो वर्कर्स हैं, ये जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनका एम्पावरमेंट होगा, बिकॉज वी विल गिव देम ट्रेनिंग।
और बहुत सारे, अब अराउंड 10 लाख वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन ट्रेन्ड अंडर दिस। वो पॉइंट्स इसमें भी आ सकते हैं, पर हमने उससे अलग पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। तभी अगर यहाँ पे आप 3 पॉइंट लिख रहे हो, 3-4 ट्राई करें अलग से पॉइंट यहाँ पे लिखें 3-4। यही था। और चैलेंजेस आपको इन जनरल पता है, वही है। कोई चीज़ डिजिटल आती है तो पहले क्या एग्जिस्ट करता है? डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों में स्किल सेट नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर्स में इसको लेके। और इसमें बेनिफिशियरीज रियल वाले तो क्या मिलेंगे, जो ओरिजिनल है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, हो जाएगा। मेन गोल है, जो हमारा गोल है, जीरो हंगर का, गुड हेल्थ एंड वेलबींग का, SDG 2 एंड 3 एंड में एंटर कर दें। SDG 2 दैट इज गुड हेल्थ, और सॉरी SDG 2 जीरो हंगर, SDG 3 दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग we will be able to achieve this अगर हम ये आंगनवाड़ी सेंटर वाला प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपल कंक्लूजन, बस वे फॉरवर्ड नहीं लिखना, ना भी लिखें। चैलेंजेस जो आपको पता है नॉर्मल जो होते हैं, हमने पहले पढ़े हुए हैं, सारे चैलेंज यहाँ पे आएंगे। जो भी ई गवर्नेंस के चैलेंज हैं सारे यहाँ पे आएंगे, वो आपको पता है। डिजिटल डिवाइड से लेके, स्किल सेट से लेके, या फिर टेक्नोलॉजी, रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उसको लेके, सब कुछ आएगा। ना तो आंगनवाड़ी सेंटर में डिजिटल कनेक्टिविटी है, ना लोगों के पास वो रीच है, डिवाइड है, ना लोगों के पास क्या है वो स्किल सेट है, ना आंगनवाड़ी सर्कल के पास सेट है, ना आंगनवाड़ी वर्कर को इतना ट्रेन किया जा सकता है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो सारे नेगेटिव होते हैं वो लिख सकते हो, और एंड में SDG 2 एंड 3 लिख के खत्म, समाप्त कर दोगे इसे। आया समझ में यहाँ तक? नाउ लेट्स राइट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 10 मार्कर है, 7 मिनट में करें इसको बस। 10 मार्कर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो पहले आ रखा है, मैंने उसी के बेसिस पे आपको दे रहा हूं जो पहले आ रखा था। तो 2000, चलो ईयर तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, तो इसको लिख लें। जो क्वेश्चन है पहले आ चुका है ये, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नियो लिबरल पैराडाइम। थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था, यूपीएससी का है, थोड़ा टफ है तो बता दिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, PYQ है ये, PYQ है ये, तो मेरे को ब्लेम ना करिए इतना टफ क्यों डाला है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नियो लिबरल पैराडाइम, जिसने बनाया क्वेश्चन उसको समझ नहीं आया होगा, बच्चों को तो छोड़ें। ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग, ऑफ डेवलपमेंट, ये 15 मिनट वो इसमें करें आप, आराम से टाइम ले इसको। 15 मार्क कर ही आया था, 15 मार्क कर ही करें इसको। डेवलपमेंट प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग। अब ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन जाता है, बंदे को गोल होता है, इसको मैं बिलो एवरेज भी कर दूं ना तो भी चलेगा। मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड, to make operations cost effective। ऐसा लग रहा है कि किसी ऑप्शनल का क्वेश्चन GS2 में डाल दिया। एंड रिमूव मैनी implementation blockages। आराम से करें इसको, 11 मिनट में करें। एक मिनट तो आपको जब मैं लिखता होता हूँ तब मिल जाता है, पेपर में नहीं मिलेगा वो। तो आपकी ऑनेस्टी है कि आप इन द कंटेक्स्ट, ऊपर वर्ड है इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम। इतना कुछ है इसमें,
क्वेश्चन समझने की बात है, अब जब क्वेश्चन समझाऊंगा फिर कहोगे आता है, तो इसलिए करें पहले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और सब कुछ आइडिया दूंगा, आप अपने पर लिख लोगे, फिर कहोगे इतना कंटेंट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है इसमें, बस क्वेश्चन समझ नहीं आया था।
जल्दी करें, 4 मिनट। बहुत कुछ पढ़ा आपने इसमें, बस क्वेश्चन जान के घुमा के ऐसे कर दिया है। बस एक ही चीज समझनी थी इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो मर्जी लिखे हैं इसमें। ये तैयारी है, अगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं कई बार देखने में, पर जब उसको डिकोड करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। लास्ट 2 मिनट्स। टाइम स्टॉप। अब इसको देखें क्वेश्चन को क्या है। आप बोलेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन के बाद। इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम। भाई क्या है न्यू लिबरल, मुझे बताएं आसान भाषा में। जब इंडिया में क्या है, लिबरलिज्म आया आफ्टर एलपीजी, आफ्टर एलपीजी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम, बस ये समझ लें, ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, कि जो हम प्लानिंग कर रहे थे डेवलपमेंट के लिए, जब वो एलपीजी फेज में आई, मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशंस कोस्ट इफेक्टिव एंड रिमूव मैनी ब्लॉकेजेस। बस ये पूछ रहे हैं
कि जो लिबरलाइजेशन वाला फेज था, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला फेज, मतलब 1990s, मतलब इसके बाद जो भी हमने प्लानिंग की वो मल्टी लेवल प्लानिंग है। मल्टी मतलब लेवल प्लानिंग, मतलब कि एक इंसान प्लानिंग नहीं कर रहा है, मल्टीपल क्या है एजेंसीज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब क्या है इसका इनडायरेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन। ये बोल दूं, बस ये पूछा है कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होती हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो इतनी, उसमें जो ब्लॉकेजेस आती हैं इंप्लीमेंटेशन में वो खत्म हो जाती हैं और वो सस्ती हो जाती हैं। मतलब बस ये पूछा है आपको डिसेंट्रलाइजेशन के कारण उसके फायदे क्या हैं, उसे बोला है इसके फायदे होते हैं। और क्या करना है आपको इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस, डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं, फिर लिखोगे नई नई नुकसान भी हैं और क्या करना चाहिए। और ये डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा ब्रॉड है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया ना 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, आप बताओगे ये किया हमने मल्टी लेवल प्लानिंग में, इससे क्या हुआ, पीपल पार्टिसिपेशन हुई, सोशल ऑडिट हुए, ग्राम सभा बनी, बॉटम अप अप्रोच हुई, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस खत्म हो गए। पहला ये है पीएम गति शक्ति स्कीम की बात है, पीएम गति शक्ति स्कीम की बात है। इसमें हमें वो दिखाना है कि गवर्नमेंट ने कहां कहां पे मल्टी लेवल प्लानिंग किया, मतलब सेंट्रलाइज नहीं किया, चीजें डिसेंट्रलाइज की हैं। आप उसमें पहला बता दोगे जो हमारा ये है 73rd, उसमें बता दोगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अंडर आर्टिकल 243 ZD, वो डाल देते हैं इसमें। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है। हमने अभी आपको एक चीज बता के हटे हैं ऊपर पूरे कि बॉटम अप प्लानिंग, जिसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बनाती हैं कौन, ग्राम सभा, वो डाल सकते थे, विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बाय ग्राम सभा देमसेल्व्स, ये लिख देते। आप बताते हैं कि 1990 जो पीपल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इट इज आल्सो बेस्ड ऑन मल्टी लेवल प्लानिंग बिकॉज नाउ प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्वड आफ्टर 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। यू कैन मेंशन अबाउट पीपीपी मिशन इन स्मार्ट सिटीज मिशन में, स्मार्ट सिटी मिशन में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो भी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, ये लिख देते हैं आप। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी क्या है, मल्टी लेवल प्लानिंग बिकॉज नाउ अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है, लोग अपने हिसाब से खर्च करते हैं, चीजें सेंट्रलाइज है नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। तो जहां भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन दिखती है आप सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो, फ्रॉम 73rd 4th अमेंडमेंट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू सब कुछ जो भी आता है। मल्टी लेवल प्लानिंग में आपको पता है जो हमने आपको अभी बताया कि यू आर इन्वॉल्विंग एनजीओज इन गवर्नेंस, कल बताया था SHGs in governance Kundubashiri model, it is also a multi level planning, different actors are involved। आपको एक तो दिखाना है कि चीजें सेंट्रलाइज नहीं है और डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे एक क्या है एनजीओज आर इन्वॉल्व इन बहुत सारी गवर्नेंस में, गवर्नेंस में एनजीओज इन्वॉल्व है, एनजीओज को यूज किया जा रहा है टू इंप्लीमेंट द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल ऑडिट आपको बता दिया, आपको बताया पीएम गति शक्ति स्कीम में डाटा ड्रिवन है, चीजें क्या है, डाटा ड्रिवन है, किसी एक की पावर नहीं है, क्या है, डाटा ड्रिवन है, डिसेंट्रलाइज है। पीएम गति शक्ति में डाटा ड्रिवन प्रोसेस है। तो मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब क्या है, कोई एक बंदा नहीं कर रहा है, या तो वो क्या ऑटोनोमस है या डाटा ड्रिवन है या डिसेंट्रलाइज है या डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, सब कुछ मल्टी लेवल प्लानिंग में आ जाएगा। जैसे फाइनेंस कमीशन ने बोला ना कि आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव ग्रांट्स मिलेंगी, दैट इज आल्सो मल्टी लेवल प्लानिंग बिकॉज नाउ द थिंग्स आर नॉट सेंट्रलाइज्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, सेम हियर डाटा ड्रिवन। तो मल्टी लेवल प्लानिंग का मतलब क्या है, चीजें डिसेंट्रलाइज हैं, डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, चीजें अपने आप हो रही हैं, कोई एक बॉडी नहीं कर रही है, सारा कुछ इसमें आ जाता। यू हैव रिटन 7-8 पॉइंट्स हियर। उसके बाद इसमें चैलेंजेस भी लिखने हैं आपको, चैलेंजेस भी लिखने हैं कि चैलेंज क्या है सर, जैसे जैसे हमने एक बताया ना, जैसे आपको पहले बताया था एक स्कीम प्रगति पोर्टल है, प्रगति पोर्टल में चीजें सेंट्रलाइज नहीं है, प्रगति पोर्टल में चीजें सेंट्रलाइज नहीं है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल है ये, ग्रीवांस रिडर्सल के लिए है। अब बस आप इसमें क्या है, लोगों की जो उनकी जो ग्रीवांसेस है उनको सुनते हो, डिसेंट्रलाइज है ना, आपने प्लेटफॉर्म बनाया, लोग अपने ग्रीवांसेस रखते हैं, डिसेंट्रलाइज। प्रगति इसने इंप्लीमेंटेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कर दिया, कॉस्ट फैक्टर तो है ही है, हमने इंप्लीमेंटेशन में ब्लॉकेजेस उसको भी रिमूव कर दिया थ्रू प्रगति पोर्टल। यू हैव टू मेंशन ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑल द गवर्नमेंट वर्किंग्स इसमें। फॉर एग्जांपल आपने आई गॉट प्लेटफॉर्म पढ़ा होगा मिशन कर्मयोगी में,
वो भी क्या कर रहा है? This iGOT platform is also providing a support to the bureaucrats, technical support and training from higher levels to local planners. It's a multi-tier. IAS से लेके बाकी सभी को ट्रेनिंग की जाती है. मल्टी लेवल प्लानिंग थ्रू iGOT प्लेटफॉर्म. ये सारा कुछ लिखना था आपको, और तो क्या लिखना है इसमें. चैलेंजेस हैं इसमें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. पहले तो ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं यहाँ पे क्या है, फंड फंक्शन फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है. इनमें आपने पावर दे दी पर उनके पास फंड्स नहीं है. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है. और जो डाटा ड्रिवन है, डिसीजन मेकिंग है, ये लोग डाटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब हम डाटा ड्रिवन काम करते हैं डाटा भी तो सही होना चाहिए. अगर डाटा में ही इशू है तो क्या होगा, पॉलिसी भी बकवास होगी. तो इंडिया में आज भी डाटा सेट्स क्या बड़े पुराने हैं, नए नहीं है. सोशल ऑडिट मैकेनिज्म जो हमने बनाए हैं जिसमें लोग कर पाते हैं, वो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लोग जाते ही नहीं है. कास्ट सिस्टम है सोशल ऑडिट्स में. ये सारी प्रॉब्लम है. इसीलिए कहते हैं कि जो केरला का पीपल प्लान कैंपेन है, या फिर हमारा इंफॉर्मेशन केरला मिशन है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है, इसको इंप्लीमेंट करें. ये प्रॉब्लम बता दी और लास्ट में क्या बता देंगे, सोल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ें लोकल लेवल पे की जा सकती हैं वो उसी को दे दें. सेंट्रलाइज करने का फ़ायदा नहीं है. और केरला का जो पीपल प्लान कैंपेन है, या जो केरला का इंफॉर्मेशन कैंपेन है, it is important so that people can actually participate in governance process, as well as government can also decentralize the functions on the basis of principle of subsidiarity. That will ensure people participation, decentralization in governance, and involving different actors to ensure good governance. काम खत्म. ये तरीका था इसको करने का. बस मतलब समझ में आना चाहिए था मल्टी लेवल प्लानिंग का. सो वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जब हम एनजीओज वाले टॉपिक पे, नॉन स्टेट एक्टर्स वाले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. सो जो हमने आंसर्स कर रहे हैं इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून.